हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चार्ट्स के माध्यम से। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, तो कैसे की? अब क्योंकि युद्ध की बात हो रही है तो बहुत ही पैसे खर्च होते हैं इसमें, तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट्स लर्न करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, मतलब कि रक्षा व्यय जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में मतलब टैक्स बढ़ाए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया मतलब इनकम टैक्स। युद्ध के दौरान कीमतें बढ़ गई। अब कीमतें जब बढ़ जाएंगी तो लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो नेक्स्ट पॉइंट है आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गांव में सिपाहियों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिससे कि गांव के लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। और 1918, 19 और 1920 और 21 देश के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिससे खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई और 1921 की जनगणना के तहत महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। नेक्स्ट स्टार्ट है हमारा सत्याग्रह के ऊपर। तो सत्याग्रह का अर्थ पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम याद करेंगे गांधी जी ने कहाँ कहाँ पे अपने प्रथम सत्याग्रह करे थे। सबसे पहले ये सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। तो इसमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, सत्य और अहिंसा। इसके मुख्य बिंदु, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल की जरूरत नहीं। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, बिना प्रतिशोध की भावना के या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सफल हो सकता है। उत्पीड़क की चेतना को झंझोड़कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने और दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट हो गए सत्याग्रह के, जो गांधी जी इसमें विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने 1915 में से दक्षिण अफ्रीका से वापस आते ही जो 3 सत्याग्रह करे थे वो कहाँ करे थे? तो नंबर 1 चंपारण, 1917 बिहार, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। खेड़ा गुजरात 1917, इसमें किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने से और प्लेग महामारी के कारण किसान लगान जमा नहीं कर पा रहे थे। एंड लास्टली अहमदाबाद गुजरात 1918, कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में। नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इस चार्ट में आप कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। कहाँ हुआ था? अपने राइट में देखिए, अमृतसर, पंजाब। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जनरल डायर। ठीक है, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी मासूम लोगों पर। तो ये सारे पॉइंट्स इस तरीके से याद करेंगे। और अब जो आपके सामने पॉइंट्स आ रहे हैं वो जलियांवाला बाग के बारे में डिटेल में क्वेश्चन अगर आता है 3 मार्क्स का, तब आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर ने कमान को संभाला। 13 अप्रैल को अमृतसर में बहुत सारे लोग जो थे वो बैसाखी के मेले में जलियांवाला बाग में जमा हुए और ये मैदान जो था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था और बाहर जाने का एक ही रास्ता था और लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ आया और उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और उसके बाद सिपाहियों ने वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कि लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनकर जो लोगों की प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? भारतीयों की प्रतिक्रिया। वो लोग शहरों के लोग जो थे वो सड़कों पर उतर आए, हड़तालें करने लगे, सरकारी इमारतों पर हमले करने लगे, हिंसा फैल गई और गांधी जी जो है उन्होंने अपना जो रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था उसको वापस ले लिया था। साथ ही आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे एक मैप भी बना हुआ है वहाँ पर, और मैप में हमने पॉइंट आउट करा हुआ है कि ये कहाँ पर हुआ था। तो अमृतसर, पंजाब। आपके एग्ज़ाम में मैप मार्किंग में ये वाला जो स्थान है वो अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और आपको जो भी टॉपिक सही लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप बाद में लर्न कर सकते हो। ओके, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो अब ये कब हुआ, क्यों हुआ और कौन से अधिवेशन में इसका निर्णय लिया गया, इसके मुख्य बिंदु क्या थे और गांधी जी ने इसको 1922 में वापस क्यों ले लिया था इस आंदोलन को। तो ये वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद कब हुआ और क्यों हुआ। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो जनवरी 1921 या फरवरी 1922 में। ऊपर जो आप 2, 3, 5 अंक देख रहे हो ये वो है कि कितने मार्क्स का इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या थे? 3 मुख्य कारण मैंने यहाँ पे लिखे हैं।
सबसे पहला कि स्वराज को पाने के लिए किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। कांग्रेस अधिवेशन 2 हुए थे इसमें कि सितंबर 1920 कलकत्ता और दिसंबर 1920 नागपुर। इसी में असहयोग आंदोलन शुरू करने के निर्णय को लिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम, इसके मुख्य बिंदु क्या थे। नंबर 1, ब्रिटिश शासन का असहयोग किया, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि अगर हम असहयोग करेंगे ब्रिटिश शासन का तो वो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दी गई, लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, अदालतें छोड़ दी, सेना, पुलिस, स्कूल, विश्वविद्यालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होलिका भी जलाई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, मतलब उसके सामने धरने दिए गए। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इसमें भाग लिया, जैसे शहरों में विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, गांव में किसान और आदिवासी और बागानों में मजदूर। अब इसको वापस लेने का कारण था कि ये हिंसक हो गया था और 1922 उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में जो घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, तो इस वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, नमक यात्रा या जो सविनय अवज्ञा की शुरुआत थी। इसमें गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को लगा कि नमक ही एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया उन्हें। और 31 जनवरी को 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगी मांगी और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग थी कि नमक कर को ख़त्म कर दिया जाए। बट इन मांगों को जो है इरविन ने माना नहीं और इस वजह से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए साबरमती से दांडी तक की दांडी यात्रा शुरू करी। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया और इस प्रकार से उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए अपने साथ 78 अपने साथ वो लेकर गए थे वॉलंटियर्स, जिन्होंने 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा 24 दिन में पूरी की थी। सफल नमक यात्रा वास्तव में सत्याग्रह और हिंसा की जीत है और दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर आपको नमक यात्रा पर या दांडी यात्रा पर कोई भी प्रश्न आता है। अगला टॉपिक है पूना पैक्ट और ये पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच। अब इसके पॉइंट्स है, डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच काफ़ी विवाद हुआ। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की इस मांग को मान लिया क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे ना कि किसी भी तरह से भारतीयों में एकता हो। गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ गए। उनको ये लगता था कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होगी तो समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही धीरे पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की बात को मान लिया और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। अब इसके अंतर्गत दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें तो मिल गई, लेकिन उनका चुनाव जो है वो आम चुनाव क्षेत्रों से ही किया जाएगा। ठीक है, आम निर्वाचन क्षेत्रों में ही उनका चुनाव किया जाएगा। तो ये थे पूना पैक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव। अब इसके बारे में हमेशा हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आप राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। फिर पूछा जाता है कि कैसे जो है लोक कथाएँ या चित्र जो थे और प्रतीक थे उन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाओं को पनपने में मदद की। तो उसका ये पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई एक साझा बात ढूंढ लेते हैं। साझा जैसे एक समान, जैसे उनको जो फील करवाती है, जो वो शेयर करते हैं। तो इसमें कुछ प्रतीक हैं, कुछ चित्र हैं। आपने भारत माता वाली जो पॉइंट्स है पहले से ही पढ़ लिया होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नंबर 1, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। तो 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में होने लगी और इस तस्वीर को पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। नेक्स्ट, अब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई भारत माता की छवि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई थी। गीत जैसे वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत मातृभूमि की स्तुति के रूप में लिखा और बाद में उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था।
फिर आता है हम लोक कथाओं के पॉइंट्स पे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी और अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। झंडा एक ऐसा चिन्ह था जिसकी वजह से भी राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में मदद मिली। तो बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे पहले तिरंगा जो हरा, पीला और लाल था और 8 कमल थे उसमें। 1921 में महात्मा गांधी ने जो झंडा बनाया वो सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा था। और लास्टली इतिहास की पुनर्व्याख्या जो है वो भारतीय इतिहास को अलग तरीके से पढ़ाना ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। तो ये सारे पॉइंट थे कैसे सामूहिक अपनेपन का भाव बढ़ा और लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना पनपी। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ये कांग्रेस के अधिवेशन कब हुए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, गांधी जी के जो 3 सत्याग्रह आंदोलन है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड उसकी तिथि लिखी है मैंने। एंड तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये डेट्स हैं जो आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। और दांडी यात्रा के बारे में और चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में वेरी क्विक पॉइंट्स। और यहाँ पे कुछ और मैंने इन्हीं के बारे में एक समरी सी लिख दी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगी ये पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।